आप सभी का स्वागत है बजट के पार्ट 3 में। हम पढ़ रहे हैं, फ़िलहाल बजट पढ़ चुके हैं, राजकोषीय नीति पढ़ चुके हैं, फिस्कल पॉलिसी। अब हमारा थर्ड पार्ट है टैक्स स्ट्रक्चर, कर संरचना, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे पूरा टैक्स एंड देयर टाइप्स, कर क्या हैं और ये प्रकार के कितने होते हैं। दूसरा, डिफरेंट टैक्स कंसेप्ट्स, अलग अलग प्रकार की कितनी अवधारणाएँ हैं। बेसिकली 4 होते हैं कंसेप्ट टैक्स के। इसके बाद टैक्सों को लेके अब तक क्या बड़े रिफॉर्म कर दिए गए हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स को लेकर जो अभी आने वाले वर्ष से होगा डायरेक्ट टैक्स कोड, प्रत्यक्ष कर संहिता, सभी डायरेक्ट टैक्स इसी में इंक्लूड हो जाएंगे और सब हो जाएंगे रिफॉर्म। दूसरा, 1 जुलाई 2017 से ये ऑलरेडी हो चुका है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशंस। इसको लेकर जो समस्या आ रही है सरकार उन्हें लगातार दूर कर रही है वाया जीएसटी काउंसिल। ठीक। अगला है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि कर का बंटवारा सेंटर और स्टेट के बीच में होता है और इनके डिफरेंट नेम हैं। ठीक। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, जो इस बंटवारे की सिफारिश करता है कि टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए सेंटर और स्टेट के बीच में। इसमें इम्पोर्टेंट है 15th फाइनेंस कमीशन, हेडेड बाई एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग और इसकी सिफारिशें क्या हैं, जो 2020 से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अब जानते हैं, आगे चलते हैं टैक्स और टाइप्स। अब चलते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं कर क्या चीज़ है। टैक्स इज द मेथड ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली कर आय वितरण का एक माध्यम है, अर्थात सरकार विभिन्न माध्यमों से कर प्राप्त करती है और उसका वितरण जनता के अनुसार, उसकी डिफरेंट डिमांड्स, आवश्यकताओं के अनुसार करती है, अर्थात आय को वितरित करना। और टैक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, अर्थात आय वितरित करनी है सरकार को, इसका अर्थ है टैक्स। और संविधान इसे लगाने की शक्ति प्रदान करता है। इट इज़ ए कंपल्सरी पेमेंट विच कांट अवॉइड, अर्थात यह एक वैधानिक हमें चुकाने वाला व्यवस्था है जिसके हम मनाही नहीं कर सकते। अर्थात इस देश में रहना है तो हमें कर चुकाना पड़ेगा सरकार की व्यवस्थाओं के अनुसार। चाहे कोई निर्धन व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर 1 रुपया भी क्यों ना हो, अगर वो दुकान से बिस्किट लेने भी जाएगा तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास बिस्किट के पैसे तो हैं लेकिन कर के पैसे नहीं हैं, क्योंकि निर्माता ने उसमें समस्त कर को शामिल कर दिया है और सरकार उससे वह कर जीएसटी आदि के रूप में ले चुकी है। तो हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसे कर चुकाने हैं सरकार की व्यवस्थाओं के अनुसार। तो कर एक वैधानिक यानी एक लीगल देनदारी है जो हमें देनी पड़ती है और संविधान इसे लगाने की शक्ति प्रदान करता है। तो टैक्स बेसिकली 2 चीज़ से डिफाइन होता है, एक इम्पैक्ट और एक इंसिडेंस। कराघात और करापात 2 बेसिक बातें हैं, इससे डिफाइन होते हैं टैक्स, जो 2 प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो क्या जिस व्यक्ति पे कर का बोझ पड़ता है, अर्थात इफ एनीवन फेस द बर्डन ऑफ टैक्स, अर्थात जो कर के भार को या बोझ को, जिस पे कर का बोझ पड़ा, यदि यही व्यक्ति उस कर के बोझ को वहन करे तो ये कौन, जिसने टैक्स पे किया। ये 2 वर्ड हैं, एक बर्डन और एक पे। यानी एक व्यक्ति जो टैक्स को चुकाएगा, यदि जिस पे बर्डन पड़े और वही व्यक्ति कर के बोझ को चुकाए, इफ एनीवन फेस द बर्डन ऑफ टैक्स एंड फाइनली पे दिस टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। यदि बर्डन और चुकाने वाला व्यक्ति या संस्था एक ही है तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। यदि बर्डन तो किसी और पे पड़ा और उसने वो बर्डन ट्रांसफर कर दिया किसी और पे, तो उसे कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी टैक्स किसी और पे लगा और चुकाया किसी और ने। तो इसी 2 आधार पे टैक्स 2 प्रकार के हैं। अब बढ़ते हैं आगे, टैक्स के प्रकार। इसी के आधार पे टैक्स 2 प्रकार के हैं, टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स
प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इफ द बर्डन ऑफ टैक्स इम्पैक्ट ऑन एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन face this tax and pay finally for this tax is known as direct tax. If the burden of tax impact on any person or organization and this person or organization finally pay this tax by anybody else like as a customer, so known as indirect tax. यदि जिस व्यक्ति पे इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति या संस्था या कंपनी पे हो तो उसे कहते हैं क्या? प्रत्यक्ष कर। और यदि कर तो किसी और पे लगे, चुकाए कोई और, जैसे आप और मैं खाना खाने चले गए होटल में तो हम पे कोई टैक्स नहीं था, टैक्स जो भोजन को बेच रहा उस पर टैक्स था, अर्थात उस व्यक्ति ने अपने कर के बोझ को अपने ग्राहक पे स्थानांतरित कर दिया, अर्थात खाने का बिल ये प्लस टैक्स ये। मैकडी में खाना खाने गए तो बड़ा लंबा बिल आया और उसने सब खोल रखा है, इतना टैक्स सेंटर का है, इतना स्टेट का है, इतने का ये है, इतने का मेरा बर्गर है, एटसेट्रा। हम कार लेने गए तो हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जो कार को मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहा है टैक्स उसके ऊपर है, जो कर रहा है कमर्शियल एक्टिविटी अर्थात लोहे के पुर्जों को टेक्नोलॉजी को मिला के बना रहा है एक प्रोडक्ट और उसे करके मैन्युफैक्चरिंग बेच रहा है लाखों करोड़ों में, तो टैक्स उसके ऊपर है। तो उसने कहा मेरी कार का शोरूम प्राइस तो ये है और एक्स शोरूम प्राइस या ऑन रोड प्राइस ये है, तो उसने अपना कर कहाँ डाल दिया? अपने ग्राहक के ऊपर। तो ऐसे सभी कर जो अल्टीमेटली पड़ते किसी और के ऊपर हैं और उन्हें चुकाता कोई और है, उन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, चूँकि टॉपिक इंडिपेंडेंट है तो यहाँ भी उस बात को एक बार रिपीट कर रहे हैं जल्दी से। तो क्या इनकम टैक्स जो 1961 से हम पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिससे भारत में लग रहा है आयकर। इसके बाद कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर। आज भारत में सर्वाधिक आय जिस टैक्स से होती है वो निगम कर है, अर्थात जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, कंपनियां हैं, उनसे टैक्स वसूला जाता है, जो फिलहाल 25% के आसपास चल रहा है। अर्थात कॉरपोरेट टैक्स, ये टैक्स कौन लेते हैं? ये दो प्रकार से हैं, कुछ सेंटर लेती है और कुछ लेते हैं स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट्स। तो जिन टैक्सों की हम बात कर रहे हैं ये सेंटर के टैक्सेज हैं, कॉरपोरेट टैक्स। नेक्स्ट वन कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स कर ले बात। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी वृद्धि कर। अगर कोई कैपिटल आपने लगाया हुआ है उसमें कुछ आप गेन करते हैं तो उस पर भी टैक्स है, ठीक, कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप शेयर बाजार में शेयर लेते हैं तो उस पर है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। शेयर को सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, प्रतिभूति विनिमय कर। इसी प्रकार का टैक्स है गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स। अगर 50,000 रुपये तक का गिफ्ट आप और हम लेते देते हैं तो वो टैक्स फ्री है, लेकिन उससे बड़े अमाउंट का अगर गिफ्ट देते हैं एज ए गोल्ड, एज ए कार या अन्य, तो वो टैक्सेबल है, ठीक, गिफ्ट टैक्स या उपहार कर। तो प्रत्यक्ष कर जो सेंटर लेता है वो पहला इनकम टैक्स है जो चालू हुआ था 1961 से। दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स है जिस टैक्स से सरकार को सर्वाधिक आय होती है, मैक्सिमम इनकम फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स स्टार्ट हुआ था 1957 से बाई कोल्डर कमेटी रिकमेंडेशंस, कोल्डर समिति की सिफारिशों के आधार पर। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है 1 फरवरी 2004 से भारत में शेयर में लेन देन करने पर, लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। गिफ्ट टैक्स 50,000 रुपये से अधिक की वस्तुओं पर लगता है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अर्थात कुछ कंपनियां जो अपनी सुविधा देती हैं उससे अलग आय से अलग सुविधा दे रही है कंपनी कर्मचारियों को, तो वो सब टैक्सेबल हैं, तो उस टैक्स का नाम है FBT। अगर कर्मचारी तनख्वाह लेता है 20,000 और लाभ लेता है 1 लाख के, तो वो लाभ पहले नॉन टैक्सेबल थे और केवल इस पे टैक्स था, तो बहुत सी कंपनी 0 टैक्स पे कर रही थी, तो इन सबको उसकी आय मान लिया गया है और वो टैक्स है वो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ठीक।
इन सब टैक्सों में भी उलझन है, विवाद हैं और जनता के बीच में टैक्स डिस्प्यूट हैं, वो सब समाप्त करने के लिए भारत सरकार करने जा रही है इसका रिफॉर्म, जिसे नाम दिया गया है डायरेक्ट टैक्स कोड। अर्थात टैक्स को सिंप्लीफाई करना, टैक्स इन्वेजन को रोकना, कर की चोरी रोकना, कर संग्रह को बढ़ाना और इसमें सुधार करना, इसे यूनिफाइड करना और सिंप्लीफाइड करना, सरलीकृत और एकीकृत करना। अब स्टेट गवर्नमेंट लेती है लैंड रेवेन्यू टैक्स, लैंड आपकी तो टैक्स आप देंगे। स्टेट ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी संपत्ति कर लेगी, जितनी हम रजिस्ट्री कराते हैं उन पे लगता है टैक्स। ठीक, इसके अलावा हाउस टैक्स या अन्य सब के टैक्स हैं जो निगम लेता है, नगर निगम या अन्य। तो लैंड रेवेन्यू टैक्स, स्टेट ड्यूटी, टैक्स ऑन होटल रिसीविंग्स, होटल प्राप्तियों पर कर, जैसे किसान के लिए कमाती है उसकी ज़मीन, तो होटल वाले के लिए कमा रहा है उसका होटल, तो टैक्स ऑन होटल रिसीविंग्स, ये सब कौन डिसाइड करता है? ऑक्यूपेशन टैक्स, व्यवसाय कर, किस व्यवसाय पे टैक्स लगाना है, किस पे नहीं लगाना, ये अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट का। कहीं पर कोचिंग से अन्य टैक्सेबल है, कहीं पे कोचिंग से अन्य गतिविधियाँ टैक्सेबल नहीं है, तो उनमें छूट देना, उन पे टैक्स ना लगाना इत्यादि ऑक्यूपेशन टैक्स। जैसे एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है। अप्रत्यक्ष कर, जैसे कर का बोझ किसी व्यक्ति पे पड़े और वो अपने बोझ को किसी अन्य पे स्थानांतरित कर दे। अब इसमें हो चुका है रिफॉर्म। इससे पहले सेंटर व स्टेट 17 प्रकार के टैक्स लेते थे, जो खत्म कर दिए गए हैं, उनके स्थान पे आ गई है क्या? जीएसटी। जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे अलग से। तो इससे पहले जो मेन टैक्स थे जिन्हें ख़त्म कर दिया गया है और इन्हें यूनिफाइड और सिंप्लीफाइड कर दिया गया है भारत को एक कॉमन मार्केट बनाने के लिए। तो सेंटर सर्विस टैक्स ले रही थी, सेवा कर। क्या अगर सामान दो कंट्री के बीच में आता हो तो उस पर लगती है कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट्स पे एक्सेट्रा पे। इसी प्रकार से एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी इसी प्रकार से सेंटर लेती थी, बहुत सारे टैक्स, जैसे स्टेट एक्साइज ड्यूटी, यानी कोई टैक्स कहीं कहीं बार लग रहा था जो सामान्य लोगों में नहीं कर रहा था। इसी प्रकार से वैट, वैल्यू एडिड टैक्स एटसेट्रा, ये सब टैक्स लगभग समाप्त हो चुके हैं पूर्णतः। कुछ को जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे लिकर रखी गई है, शराब वगैरह, आबकारी बुरी, पेट्रोलियम इससे बाहर रखा गया है। तो कुछ प्रोडक्ट अभी जीएसटी से बाहर है, जिन पे सरकार अभी हाई टैक्स लगा रही है। चूँकि जीएसटी में 4 ही दरें हैं, 5, 12, 18 और 28, जबकि उन पे टैक्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उन पे टैक्स है 50% के आसपास, अर्थात पेट्रोल के जो वास्तविक दाम हैं, डीजल के जो वास्तविक दाम हैं, वो उसकी एक्चुअल कीमत के आधे टैक्सेज हैं उसके अंदर, यानी लगभग 53% तो उस पर टैक्स ही लगता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के जो भाव हैं, अगर उस पर तेल बेच दिया जाए तो ये एकदम आधा हो जाएगा, लेकिन सरकार को मिलने वाला इससे रेवेन्यू जो लगभग 1 से 2 लाख करोड़ रुपये तक होता है, वो समाप्त हो जाए। जैसे वर्तमान में तेल के दाम बहुत कम चल रहे हैं, तो सरकार जैसे लॉकडाउन खुलेगा, इस पेट्रोलियम प्रोडक्टों से काफ़ी बड़ी मात्रा में टैक्स को अर्जित करेगी। ठीक है, तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जिसे पावर मिलती है संविधान के द्वारा। इसमें कोई भी चेंज करना पड़े तो संविधान में करना पड़ेगा चेंज। जैसे जीएसटी के लिए लाया गया है 101वां संविधान संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज करने के लिए। इसमें भी चेंज करने के लिए संविधान में हमें करने पड़ेंगे चेंजेज और पार्लियामेंट से कराना पड़ेगा इन्हें पास। और एक बार टैक्स डिफाइन होने के पश्चात अगले पूरे फिस्कल ईयर तक इसमें कोई चेंज सरकार नहीं कर सकती। ठीक, तो टैक्स के 2 मेन कंसेप्ट हैं, इम्पैक्ट इस पे बोझ पड़े और इंसिडेंस जो कर को चुकाए। दोनों एक पे ही हो तो डायरेक्ट टैक्स, दोनों अलग अलग पे हो तो इनडायरेक्ट टैक्स। सेंटर कौन लगाती है, स्टेट कौन से लगाती है,
और सेम ये हो चुके हैं रिफॉर्म, 17 टैक्स खत्म कर दिए गए और कौन आ गई, जीएसटी। अब चलते हैं आगे। जैसे अब तक हमने पढ़ा है कि टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी पेमेंट है विच पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये संविधान शक्तियाँ मिलती हैं। ये बेसिकली दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनके जो एग्जाम्पल सेंटर व स्टेट में हैं वो हमने देखे। अब कुछ अलग डिफरेंट नेम से टैक्सेस के, ड्यू टू हिज नेचर, उनके अलग अलग नेचर है। तो सेस एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या कि ये जैसे डीजल पेट्रोल या अन्य देश में बिकते हैं तो सरकार उनके ऊपर सेस क्या है, एक स्पेशल पर्पज टैक्स, स्पेशल पर्पज टैक्स यानी विशिष्ट उद्देश्य कर, अर्थात किसी उद्देश्य विशेष के लिए सरकार कर लेती है। और जैसे डीजल पेट्रोल की बिक्री पर लीटर पर 50 पैसे, 1 रुपया अलग अलग नाम से कर लगाए गए हैं और उनसे जो भी टैक्स कलेक्शन होगा वो उसी स्पेशल पर्पज पे खर्च होगा। और इट कांट डिस्ट्रीब्यूट बाय द स्टेट्स, ये सरकार जो सेंटर की होती है वो स्टेट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, यानी टैक्स कलेक्शन होगा और सेंटर के पास जाएगा, वही से स्पेंड करेगा। अर्थात अगर फॉरेस्ट के नाम पे टैक्स लगा है तो केवल वनों के लिए खर्च होगा। जैसे कहाँ प्राइमरी एजुकेशन के लिए लगा हुआ है टैक्स, हर पेट्रोल डीजल की बिक्री के ऊपर पर लीटर के ऊपर क्या ये टैक्स इंप्लीमेंट है 50 पैसे। सैनिटेशन स्वच्छता का टैक्स लगा हुआ है 1 रुपया, किसान के लिए टैक्स लगा हुआ है 1 रुपया, यानी इस प्रकार के 50 पैसे से 1 रुपया इत्यादि के जो कर लगाए गए हैं ये कर के ऊपर कर है, कर के ऊपर भी कर, यानी वैट और अन्य सभी कर तो लगे हुए हैं डीजल पेट्रोल पे, उसके ऊपर एक कर और लगा दिया स्पेशल पर्पज, और जो भी कलेक्शन यहाँ से होगा वो उसी स्पेशल पर्पज पे खर्च होगा जिसके लिए वो टैक्स लगाया गया है। फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए लगाया गया हो, फॉर सैनिटेशन, स्वच्छता के लिए लगाया गया हो, वनों के लिए लगाया गया हो, तो ये टैक्स कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और वही उसे स्पेंड करेगी। इसमें अब तक भी लगभग 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपये अवेलेबल हैं जिनका मैनेजमेंट या स्पेंड होना सभी बाकी है, अर्थात ये बड़ी मात्रा में सरकार कलेक्ट करती है टैक्स। एग्जाम्पल रूप में दो, आप हिसाब लगाते रहना इस बात का कि देश के अंदर 55 लाख बैरल तेल रोज बिकता है। 55 लाख बैरल, एक बैरल में होते हैं 149 लीटर, 169 लीटर, 169 लीटर इन ए बैरल। 55 लाख इंटू 169 लीटर, इतने लीटर तेल भारत में रोज बिकता है एट द टाइम ऑफ पीक, नोट कोविड लॉकडाउन। सो जितना तेल बिकता है उसे सरकार को रेवेन्यू मिलता है, तो उस रेवेन्यू का एक पार्ट सेस भी है जो सरकार कलेक्ट करती है अलग अलग उद्देश्यों के लिए। तो ये स्पेशल पर्पज टैक्स इनडायरेक्ट है, हम पे नहीं लगा हुआ पेट्रोल डीजल बेचने पे, लेकिन उसने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उसे अपने ग्राहक पे। कौन चुका रहा है इसे, ग्राहक। अधिभार, ये क्या है, ये अमाउंट बेस्ड टैक्स है। अमाउंट बेस्ड से मतलब क्या है कि एक लिमिट से ऊपर अगर अमाउंट होगा तो ये उस पे लगने वाला है। जैसे भारत में सरकार ने कह दिया है कि 5 लाख रुपए तक की आय वाले को कर मुक्त कर दिया गया है, उस पर कोई टैक्स नहीं है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ठीक। उसके अलावा 10 लाख पे 10%, 20 लाख पे 20%, 30 लाख पे 30%, ऐसे करके फॉर एग्जाम्पल टैक्सेज हैं। लेकिन एक लिमिट आ गई 1 करोड़ की कि अब 1 करोड़ के बाद भी 30% होगा क्या, तो सरकार चाहे तो वो लिमिट फिक्स कर सकती है एरियाज़ में अलग अलग। तो उस लिमिट के ऊपर किसी की आय होगी तो उस पर सरचार्ज भी लगेगा, अधिक भार, यानी उस पर अधिक भार डाला जाएगा। तो एक लिमिट से अधिक इनकम होने के ऊपर सरचार्ज लगता है, जो डायरेक्ट टैक्स है, जिस पे लगेगा वही चुकाएगा उसे, ठीक। अमाउंट बेस होता है, एनुअली पे होता है, ठीक है। ड्यूटी, ये भी एक डायरेक्ट टैक्सेज है। अगर हमारे पोर्ट या एयरपोर्ट या लैंड बॉर्डर, इनसे भारत में कोई भी एंट्री करता है, ज़मीन से, समुद्र से, हवा से, और वो भारत में एंट्री करता है, तो हमने सुविधा दे रखी दुनिया भर की उन्हें वहाँ पे अलग अलग प्रकार की, उसकी शुल्क या ड्यूटी हम उससे ले रहे हैं, ठीक।
हमने इससे पहले पढ़ा टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट विच कांट चेंज इन एनी फिस्कल ईयर आफ्टर परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर सरकार ने अगले 1 साल तक टैक्स लगाने के लिए अधिकार सरकार को दिए तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकते, लेकिन इनमें चेंज सरकार अपनी इच्छा अनुसार कर सकती है। जैसे ड्यूटी है तो सरकार किसी प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी तुरंत घटा सकती है और तुरंत बढ़ा सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए या देश और सरकार की नीड्स के अकॉर्डिंग। अर्थात किसी देश से व्यापार बढ़ाना है तो हम वहाँ के उत्पादों को हमने टैक्स फ्री कर दिया या उन्हें छूट देना शुरू कर दी, और जिनके उत्पादों से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, समस्या बढ़ रही है, उन पे हमने और टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो ड्यूटी 3 जगह, यानी क्या, जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कस्टम ड्यूटी। 2 कंट्री के बीच में सामान की आवाजाही होने पर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो ये एक शुल्क है जो हम ले रहे हैं पोर्ट, एयरपोर्ट आदि पे, उन सुविधाओं के बदले जो उन्हें हम चुका रहे हैं। सेकेंडली ये क्या हैं, टैरिफ्स, और यानी अब इस शुल्क के ऊपर भी हमें और शुल्क लेना है उनसे, क्योंकि उनसे हमारे अर्थव्यवस्था पे कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। नकारात्मक पड़ेंगे तो इस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लेंगे। चीन से आने वाले प्रोडक्ट भारत में हमारे प्रोडक्ट को बिकने नहीं दे रहे हैं, इसी कारण से हम उन पे और टैक्स लगाते हैं। ये टैरिफ्स कैसे हैं, क्या, एक तो डायरेक्ट हमने क्या लगा दिया उसके ऊपर, और टैक्स टैरिफ्स। इसके बाद नॉन टैरिफ्स, हम शुल्क तो नहीं लगा रहे हैं उसके ऊपर, या तो जो उनसे हम फीस अब तक ले रहे थे, सुविधाओं का शुल्क, ड्यूटीज, वो ड्यूटीज हमने उनके लिए बढ़ा दी अगर वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट या कोई भी अन्य, ठीक। तो यह है परशुल्क। लेकिन कभी कभी हम परशुल्क नहीं बढ़ाते, हम क्या करते हैं, उनकी लिमिटेशन कर देते हैं, अर्थात हम उनकी लिमिट तय कर देते हैं, क्वांटिटी एटसेट्रा, कि इससे अधिक उत्पादन हम नहीं लेंगे या उससे अधिक माल हम यहाँ नहीं आने देंगे। तो हम इसमें शुल्क नहीं बढ़ा रहे हैं, हम लिमिटेशन तय कर रहे हैं, यानी कोटा सिस्टम। हमने कोटा फिक्स कर दिया, इससे अधिक माल हम भारत में नहीं आने देंगे, जिससे हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी को इफेक्ट हो, घरेलू अर्थव्यवस्था को दिक्कत हो। फीस, शुल्क, ये भी एक डायरेक्ट टैक्सेज है जो सरकार अलग अलग रूप में लेती है, अर्थात डिफरेंट हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, उन सब से फीयाँ इस प्रकार के टैक्स वसूले जा रहे हैं। अब चलते हैं उससे आगे। हमने पढ़ा टैक्स, उसके टाइप्स, उसके डिफरेंट नेम्स। अब टैक्स सिस्टम एंड कंसेप्ट्स, क्या ये 4 प्रकार के हैं कि दुनिया में टैक्स किस प्रकार से लगाया जाता है, उसके लिए क्या कंसेप्ट उपलब्ध हैं। तो जैसे पहला कंसेप्ट है प्रतिगामी कर प्रणाली या रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये रिप्रेजेंट करते हैं हम एक कर्व से, जिसमें इस ओर वाई एक्सिस के ऊपर टैक्स रेट और एक्स पे इनकम को दिखाया गया है, इनकम इन लाख रुपयों में, और टैक्स रेट इन परसेंटेज। तो 10, 20, 30, 40%, 10, 20, 30, 40 लाख रुपये। तो ये टैक्स प्रणाली ये कहती है कि जिसकी आय कम होगी उस पे टैक्स अधिक होगा, अर्थात ये एनकरेज करती है फॉर इनकम ग्रोथ, कि आप अपनी आय बढ़ाइए, तो आपसे कर कम लिया जाएगा। बट ये इट नॉट फॉलो द नेचुरल जस्टिस ऑफ टैक्स, क्या यह कर की न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं करती। इट मीन्स एक गरीब आदमी जिसकी आय केवल 10 लाख रुपये है उस पे टैक्स 40% है, और जो एक अमीर आदमी 40 लाख रुपये जिसकी आय सालाना है पर एनम, उसका टैक्स कितना है, केवल 10%। सो ये एनकरेज तो करती है लेकिन न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं करती। सो फर्स्ट सिस्टम प्रतिगामी कर प्रणाली, आय बढ़ने के साथ टैक्स घटता है, डिक्रीज द टैक्स इंक्रीजिंग टू इनकम, इंक्रीजिंग विद इनकम। सेकंड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रतिगामी कर प्रणाली, इसमें भी सेम टैक्स रेट इनकम इन लाख रुपीज इन परसेंटेज।
तो ये कहती है जैसे जैसे आय बढ़ेगी ऐसे ऐसे टैक्स बढ़ेगा। 10 लाख जिसकी आय है उसकी कितने परसेंट? 10% टैक्स। 20 लाख वाले पे 20% टैक्स। 30 लाख पर एनम किसी की आय है तो उस पर 30% टैक्स। 40 लाख वाले पे 40% टैक्स। तो ये सिद्धांत कर की न्याय प्रणाली को मानता है, अर्थात इट फॉलो द नेचुरल जस्टिस ऑफ टैक्सेशन, यानी कर की न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन करती है। आय बढ़ने के साथ साथ कर को भी बढ़ा देना, लेकिन इसमें भी कोई लिमिट रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो जाए कि 100% टैक्स और 100% इनकम, यानी ऐसा होने के बाद एक लिमिट पे आके रोकना बनता है, ताकि कोई व्यक्ति अपनी आय बढ़ने के साथ साथ कर के भयंकर प्रभाव में ना आ जाए और उसकी सेविंग या अन्य प्रभावित ना हो जाए। ठीक, लेकिन ये सिद्धांत पालन करता है न्यायशीलता का कि कर जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे आय बढ़ेगी, तो 10%, 10 लाख पे 10%, 20 लाख पे इतना, ऐसे। अगला, आनुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, यानी इसमें हमने एक अनुपात ले लिया है, देश की इनकम का हमने एक एवरेज ले लिया और उसी के आधार पे हमने सभी के लिए, सभी आय वर्गों के लिए, ऑल इनकम ग्रुप्स एक सेम लिमिट तय कर दी कि इस देश में किसी की इनकम 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, सब के लिए एक ही टैक्स होगा। क्या? 30%। तो इसे कहा गया प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। अब क्या यह न्यायशीलता ठीक है? यानी इट नॉट फॉलो द नेचुरल जस्टिस ऑफ टैक्सेशन, यह करो कि न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं करती। एक व्यक्ति 40 लाख कमाता है, उस पर 10% टैक्स है, 30% टैक्स है, और एक आदमी कमाता है 10 लाख रुपये, उस पर कितना टैक्स है? समान। यानी समान आय नहीं है तो समान टैक्स भी होना नहीं चाहिए। तो इट नॉट फॉलो द नेचुरल जस्टिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, यह न्यायशीलता सिद्धांत नहीं है, अर्थात सबके लिए एक समान टैक्स, वो चाहे गरीब हो, वो चाहे अमीर हो। अब चौथा, अवकर्मिक कर प्रणाली, अवकर्मिक कर प्रणाली जैसे भारत में अपनाई गई है। क्या? ये इंडियन सिस्टम है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी ऐसे ऐसे टैक्स बढ़ेगा। लेकिन यहाँ हमने एक बात की थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये टैक्स रेट कहाँ पहुँच जाए 80%, 90%, और उसकी आय का बड़ा भाग टैक्स में चला जाए, इसे कहीं ना कहीं रोके, तो वो रोकने वाली बात यहाँ है। यानी इन दोनों का मिक्सचर प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल किसमें है? इसके अंतर्गत। क्या? कि 10 लाख अगर आय है तो टैक्स 10% है, 20 लाख अगर आय है टैक्स 20% है, 30 लाख आय है तो टैक्स 30% है, और इसके बाद आपकी आय कितनी ही बढ़ जाए आपको 30% से अधिक टैक्स नहीं देगा। अर्थात क्या? इंक्रीज इनकम्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीज द टैक्स, जैसे आय बढ़ेगी ऐसे आपका टैक्स बढ़ेगा, बट एट ए सर्टेन परसेंटेज इट विल बिकम फिक्स, एक निश्चित परसेंटेज के बाद यह फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे भारत में है, तो भारत में व्यवस्था यह कर दी गई है कि जिसकी आय 1 करोड़ से अधिक है उस पे 10 से 12% क्या ले लिया गया है? सरचार्ज, अधिक भार डाल दिया उसके ऊपर। यानी एक आय वर्ग से ऊपर हम कुछ थोड़ा अधिक भार डालते हैं, नहीं तो व्यवस्था हमारे पास यही है। आय बढ़ेगी तो कर बढ़ेगा। 5 लाख तक किसी की आय सालाना है तो वो 0 टैक्स में आता है, उसके बाद 5%, 10%, 15, 20 और 30 तक, और 30 के बाद इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, आपके चाहे कितनी भी हो। 1 करोड़ से ऊपर जाने के बाद इस पर सरचार्ज लगने शुरू हो जाते हैं। तो अवकर्मिक प्रणाली इन दोनों का मिक्सिंग है, प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल, कि आय बढ़ने के साथ कर बढ़े लेकिन एक लिमिट पे आके रुक जाए। तो 4 प्रकार के होते हैं टैक्स कंसेप्ट: रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव। क्या? आय बढ़े तो कर घटे, अपोजिट टू द नेचुरल जस्टिस सिस्टम। आय बढ़े तो कर बढ़े, कर दिया फिक्स, आय चाहे आपकी कम हो चाहे ज़्यादा। कर बढ़े तो आय बढ़े लेकिन एक सीमा के बाद क्या हो जाए? फिक्स। इंडिया में क्या? अवकर्मिक कर प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं, अब देखते हैं उससे आगे। अब कुछ बेसिक्स हैं इसी के ही, जैसे लेफर कर्व। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे आर्थर लेफर, इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने लेफर कर्व दिया। लेफर कर्व ऐसी अवधारणा है जो ये दिखाती है कि जैसे जैसे कर की दर बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे रेवेन्यू घटता जाता है। एक सीमा तक रेवेन्यू अधिकतम होता है और एक सीमा के बाद घटता जाता है। तो ये चीज़ शो करती है कि टैक्स रेट को
एवरेज या मीडियम रखा जाए ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू हमें प्राप्त हो सके, अधिकतम राजस्व मिले। और एक सीमा के बाद टैक्स को बढ़ाएंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और रेवेन्यू लॉस होता है। अर्थात आय बढ़ने के साथ कर बढ़े लेकिन एक सीमा के बाद उसे रोका जाए, ताकि अधिक आय परसेंटेज बढ़ा देंगे तो टैक्स रेवेन्यू कम होता जाएगा। सो लैफर कर्व establish the relation between tax rate and revenue. It means average medium tax rate gives maximum revenue. It has parabolic shape. It has parabolic shape. आर्थर लैफर रिवर्स पैराबोला, उल्टा पैराबोला बनाता है लैफर कर्व। सो लैफर कर्व टैक्स रेट एवरेज रखें तो अधिकतम रेवेन्यू मिलता है, इनके बीच में करता है एक संबंध स्थापित, यानी कर की दर और राजस्व के बीच में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टैक्स इन्वेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स हेवेंस क्या है कि यदि कोई व्यक्ति कर नहीं दे रहा है या कर की चोरी कर रहा है, विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करके, ब्लैक मनी, हवाला या किसी अन्य के माध्यम से वो अपनी आय को छिपाता है, दर्शाता ही नहीं है, तो इसे कहते हैं टैक्स इन्वेजन। ये पूरी तरह से इलीगल है और इस पर सरकार अलग अलग कानूनों के तहत कार्रवाई करती है, यानी IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एटसेट्रा के माध्यम से छापेमारी या अन्य। ठीक, तो ये इलीगल है कर चोरी करना, उसे दर्शाना नहीं। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस इज ए लीगल सिस्टम, यानी आप टैक्स से बचना चाहते हैं, चोरी करना नहीं चाहते, और आप इसके लिए अलग अलग मीडियम एडॉप्ट करते हैं। क्या? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, बंद पत्र ले लेना। ठीक, दूसरा, इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं LICs के अंदर, अर्थात अलग अलग माध्यमों के अंदर FD में या किसी अन्य में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे अपना कर बचाते हैं, तो ये लीगल है, ऐसा आप कर सकते हैं। वाया डोनेशन, आप दान देना चाहते हैं, उसे दान दे सकते हैं, यानी अलग अलग माध्यमों का उपयोग करके, यूज डिफरेंट मीडियम्स, यू कैन अवॉइड द टैक्स, तो आप इससे बच सकते हैं। यह लीगल है, इट इज़ लीगल प्रैक्टिस, बट इट इज़ इलीगल यदि आप चोरी करते हैं, कर को शो नहीं करते हैं। ठीक है, आगे टैक्स हेवन। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां कर की दर बहुत ही कम है, कर की दर बहुत ही कम है, या तो नगण्य या बिल्कुल जीरो, कोई कर वहाँ है ही नहीं है। तो ऐसा कोई देश क्यों कर रहा है? ऐसा कोई देश क्यों कर रहा है कि वहाँ कोई प्रकार का कर नहीं है? कर इन द सेंस इनकम के ऊपर आपका टैक्स नहीं है, आपके खाते में 1 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, वहाँ कोई टैक्स नहीं है। तो सिंपली किसी देश को डेवलपमेंट के लिए मनी की नीड है, तो वो मनी या तो वो टैक्स जनरेट करते हैं अपनी कंट्री से, या फिर वो उसके पास सरप्लस कहीं से आ जाए जिसका उसे ब्याज आदि चुकाना ना पड़े, तो वो इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल देगा और बाहर से पैसा लगा दे। लेकिन अगर वो बाहर से भी कर्ज लाएगा तो भी उसे चुकाना पड़ेगा। तो बहुत से देश एक प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं कि अपने देश में दुनिया भर से पैसा आना शुरू हो जाए, और स्विट्ज़रलैंड, आपको कैपिटल मिल गया है वर्ल्ड का बहुत बड़ी मात्रा में, और उसका इस्तेमाल आप अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, जिसका ब्याज भी आपको नहीं देना है, इसका ब्याज भी आपको नहीं देना है। और ऐसे लिechtenstein, मॉरिशस, स्विट्ज़रलैंड, ऐसे बहुत से कंट्री हैं जो उस फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, और उस पर नाम मात्र का इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे देश क्या हैं? कर स्वर्ग, कर के स्वर्ग बन चुके हैं। जैसे भारत में फेमस है मॉरिशस रूट, अर्थात भारत की ब्लैक मनी वाया हवाला एटसेट्रा के माध्यम से पहुंचती है मॉरिशस, और घूम के दोबारा कहाँ आती है? फिर से भारत, वाइट बन के। और इसके पीछे DTAA आदि प्रावधान सपोर्ट करते हैं, जिन्हें भारत सरकार लगातार रिवाइज कर रही है, ताकि ऐसी कर की चोरी कोई ना कर पाए कि पहले भारत की ब्लैक मनी कहाँ पहुँचाए? टैक्स हेवन कंट्रीज में। OECD के तहत ऐसे 53 देश हैं जो दुनिया की ब्लैक मनी को अपने यहाँ छिपाते हैं और उनसे कोई टैक्स नहीं लेते हैं, लेकिन उस सरप्लस या उस कैपिटल का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं।
डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या? दोहरी कर अपवंचन संधि। यानी अगर कोई कंपनी इंडिया में काम करती है और मॉरिशस में काम करती है, तो अब अगर कोई कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? मॉरिशस में। तो अगर वो भारत में इन्वेस्टमेंट करती है, पहले पैसा कहाँ ले गए लोग? मॉरिशस। वहाँ जाके एक सेल कंपनी अर्थात फर्जी कंपनी बनाई और अपना पैसा उसमें दिखा दिया, जो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और उसका पैसा जैसे ही भारत में लगने आया तो इंडिया का और मॉरिशस का हो रखा है क्या? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये कहता है कि यदि मॉरिशस वाली कंपनी यहाँ काम करती है तो उससे डबल कर ना लिया जाए, डबल टैक्स अवॉइड, दोहरे कर को बचाया जाए, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो वो यहाँ कर ना दे, तो वहाँ भी कर 0% दिया उसने या नाम मात्र का दिया, और यहाँ उसे कर देने नहीं दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से वहाँ गया और पूरा भारत आ गया और वाइट बन गया। इसे कहते हैं मॉरिशस रूट। ऐसी ढेरों देश हैं जहाँ ब्लैक मनी पूरे वर्ल्ड से पहुँचती है और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं वाया सेल कंपनीज एटसेट्रा। किसी कंपनी में पैसा डालना है, कुछ करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी फर्म खोलनी है एटसेट्रा। तो इनसे बचाने के लिए भारत सरकार इन संधियों को लगातार रिवाइज कर रही है ताकि ऐसी कर चोरी रोके जा सके। और वर्ल्ड की बड़ी संस्थाएं और संगठन जैसे G20 आदि ऐसे देशों पर लगाम लगा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं डिफरेंट प्रकार के सैंक्शंस प्रतिबंधों को लेकर, ताकि ऐसे देश अब ऐसे व्यक्तियों की पूंजी को अपने यहाँ ना लगाएं और उन्हें पब्लिक करें उन देशों के साथ जहाँ से वो इन्वेस्टमेंट आया है। जैसे स्विट्जरलैंड लगातार हमें क्या दे रहा है? बहुत सारी सूचियाँ लिस्ट कि इंडिया के कौन कौन आदमी वहाँ इन्वेस्टमेंट रखते हैं, लेकिन बहुत से कंट्री अब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं और अब भी टैक्स हेवन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जो ब्लैक मनी को छिपाने के बहुत बड़े अड्डे बन चुके हैं। और संस्थाएं काम इस पर लगातार कर रही हैं और भारत भी अपने लेवल पे अपने कंट्री में इससे फाइट कर रहा है। अब चलते हैं इससे आगे। कुछ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी और बची हुई है। वो टर्मिनोलॉजी या शब्दावली ये है कि एक होता है डंपिंग, एक होता है एंटी डंपिंग। डंपिंग का मतलब क्या है? जैसे हम डंप करते हैं अपना गार्बेज, कूड़ा कचरा इत्यादि, या अपने वो सामान घरों से बाहर सड़े गले बेकार, तो ऐसी बहुत सी कंट्रियां अपना कोई प्रोडक्ट, अपने उत्पादों को एक से दूसरी कंट्री में डंप करती है। एज लाइक चाइना डंपिंग लोड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंडियन इकोनॉमी विच इफेक्ट एंड हार्म द इंडियन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू एट्सेट्रा। अर्थात अगर हमारे खिलौने नहीं बिकेंगे और सारे खिलौने चीन से बन के आएंगे तो खिलौने से होने वाले इंडस्ट्री को रोज़गार, सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू, सबका लॉस होगा। तो बहुत सी कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट डंप करती रहती हैं विच हार्म रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। सो इसे रोकने के लिए इसके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज़। तो जो इसे डंप करने को रोकता हो उसे कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ये काम होता है वाया टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स। जनरली हम लेते हैं सबसे ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। तो जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ आ रहा है उससे हम कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट जो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी हैं उसे हार्म करते हों इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा, तो उस कस्टम ड्यूटी के ऊपर भी हम और ड्यूटी लगाते हैं टू प्रोवाइड द लेवल प्लेइंग फील्ड। फॉर एग्जाम्पल $1 इक्वल टू 6.5 युआन। तो अगर चाइना के अंदर कोई टी शर्ट 15 युआन में बिकती है, क्या 4 युआन, और चाइना जानबूझ के अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है, होनी चाहिए इतनियाँ लगभग बराबर, और वो कर रहा है कितनी से कम। तो 15 युआन की टी शर्ट अगर प्राइस ये हो तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग
2 पॉइंट समथिंग डॉलर की वर्ल्ड में जाके बिकने वाली है। लेकिन अगर ये हो तो लगभग अप्रोक्सीमेट ये टी शर्ट कितने की होगी जो चाइना के अंदर बनी हो, $4 की। यानी सिर्फ डिवैल्यूएशन पॉलिसी ऑफ मनी या युआन डिप्लोमेसी से वो अपने प्रोडक्ट के दाम को कम कर पा रहा है। जो प्रोडक्ट दुगने भाव में बिकना चाहिए वो आधे भाव में बिक पा रहा है इस डिवैल्यूएशन पॉलिसी से। और ऐसे सस्ते प्रोडक्ट्स को, चीप प्रोडक्ट जिनकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है, वो उन्हें डंप कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के अंदर, जिससे पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और पूरा भारत त्रस्त है। और इसी का परिणाम है कि दुनिया में क्या चल रही है, ट्रेड वार, व्यापार युद्ध, और एक दूसरे के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट पे सैंक्शंस लगा रहा है। इसमें इंडिया, चाइना, अमेरिका सब इन्वॉल्व है। तो हम भी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाने के लिए, घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इन डंपिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाते हैं जो टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स फॉर्म की होती है। इसमें तो वी इंक्रीज द रेट्स ऑफ ड्यूटीज, हम शुल्क की दर को बढ़ा देते हैं, हाइक द कस्टम ड्यूटीज, ताकि अगर कोई प्रोडक्ट भारत में बिकने के लिए कोई पेंसिल 5 रुपये की आ रही है और भारत वाली 10 रुपये की बिकती हो तो हम इसके ऊपर 5 रुपये और लगा देंगे, ताकि हमारे वाले प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समान बाजार सबके लिए उपलब्ध हो, उससे उसका दाम का फ़ायदा ना मिले, ठीक। और हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था सामान बिकते रहे, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहे, सरकार को रेवेन्यू आता रहे और देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता रहे। तो ये तो टैरिफ्स होते हैं जिनके माध्यम से रोकते हैं। लेकिन कभी कभी हम नॉन टैरिफ्स मेजर्स भी लेते हैं। जैसे जो नॉन टैरिफ्स मेजर्स हैं, इसमें हमने कोई लिमिट या कोटा त्याग कर दिया, हमने क्वालिटी रिजेक्शन, जैसे जापान ने हमारे आम को, यूरोप ने हमारे आम को इस शर्त पे बंद कर दिया हमारा एक्सपोर्ट, क्या कि तुम्हारे आम में जो पेस्टिसाइड से उसका इस्तेमाल अधिक हुआ है, कार्बेट से पका हुआ है, एट्सेट्रा। तो ये क्या है, उसने टैरिफ नहीं बढ़ाया, वो प्रोडक्ट ही बैन कर दिया है। तो क्वालिटी रिजेक्शन, लिमिट या कोटा बढ़ा देना, एट्सेट्रा मेजर्स। तो डंपिंग एंड एंटी डंपिंग आर आल्सो द काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़, जिससे हम बचा रहे हैं अपने डोमेस्टिक इकोनॉमीज़ को और काउंटर कर रहे हैं वर्ल्ड के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट पर। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर ही टैक्स रिफॉर्म, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। इस बार यूपीएससी ऐसे रिसेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है। तो टैक्स रिफॉर्म के बारे में दो ही बड़ी बातें हैं कि टैक्स रिफॉर्म क्यों किए जाएं और क्या किए जाएं, ठीक। तो क्यों और क्या का उत्तर है क्यों किए जाएं कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है 1961 से, 60 साल से अधिक हो चुके हैं, इसमें अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, जिस कारण से टैक्स डिस्प्यूट हो रहे हैं और जो हमारे जुडिशरी है उसका बोझ लगातार बढ़ रहा है, अर्थात इंक्रीजिंग केसेज इन जुडिशरी। और इसके साथ साथ टैक्स असेसमेंट की दिक्कत है, यानी अधिकारियों के जाल में फंसी हुई टैक्स व्यवस्था, जिसे टैक्स टेररिज्म नाम दिया जाता है। टैक्स लगाने की प्रक्रिया, वसूलने की प्रक्रिया, टैक्स यूनिफिकेशन की समस्या, टैक्स सबमिशन की समस्या, अर्थात बहुत सारी चुनौतियां हैं। टैक्स असेसमेंट, टैक्स डिस्प्यूट, टैक्स यूनिफिकेशन, टैक्स सबमिशन, अर्थात इसमें आप टैक्स लॉयर या सीए के बिना ये काम नहीं कर सकते। तो इतनी जटिलताएं हैं इस टैक्स प्रक्रिया में, उन्हें समाप्त करना है। सिंप्लीफाइड यूनिफाइड टैक्स सिस्टम, इजी टू पे, इजी टू एक्सेस और फेसलेस असेसमेंट, आपका चेहरा देखे बिना आपका मूल्यांकन हो। ई असेसमेंट, ऐसी प्रक्रियाएं करने की आवश्यकता है, यानी रिफॉर्म अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज। जिस प्रकार समय बदल रहा है, दुनिया आधुनिक हो रही है, तो डिजिटल इंडिया मिशन, ई गवर्नेंस आदि की टैक्स सिस्टम में आने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए रिफॉर्म करना बनता है। तो कर के विवाद समाप्त करने हो, टैक्स प्रणाली को आसान करना हो,
टैक्स असेसमेंट को आसान करना हो, सबमिशन को आसान करना हो, तो इन सब के लिए हमें कर प्रणाली के अंदर सुधार करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? जो दो प्रकार का है, डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो हम ये काम कर चुके हैं जीएसटी के अंतर्गत, और आर्टिकल 366(12)(a) अनुच्छेद 366 में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया है 12(a), और संविधान में चेंज कर दिए गए हैं 110 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। अर्थात हमने समस्त प्रणाली बदल दी है, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज सब चेंज कर दी गई हैं, और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में इम्प्लीमेंट हो रही है। ई वे बिल सिस्टम, जीएसटीएन, उसकी भरने की प्रणाली, सामान के आवागमन की प्रणाली, ये चालू हो चुकी है। और इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, पूरे भारत को एक कॉमन मार्केट बनाना, कन्वर्ट होल इंडिया इनटू ए कॉमन मार्केट। और इसकी टैगलाइन है 1 नेशन 1 टैक्स, सिंप्लीफाइड एंड यूनिफाइड द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नोन एज जीएसटी। अर्थात अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में तो सुधार 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हो चुके हैं, जो 10-12 साल की मेहनत का परिणाम है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ समस्या है, कलेक्शन में कुछ समस्या है, जो भविष्य में दूर हो जाएंगी। और जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ पर मंथ के आसपास पहुंच रहा है, जो रफली 10 से 12 लाख करोड़ के आसपास पूरे भारत में पहुंच रहा है, जिसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक, पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में भी। ऐसा एक टैक्स रिफॉर्म कहाँ, जो करंट में अभी चल रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड। सारे प्रत्यक्ष करों को रिफॉर्म करने की बात चल रही है, तो उसके लिए पूरा एक डायरेक्ट टैक्स कोड बनाया जा रहा है, जिसके लिए अखिलेश रंजन टास्क फोर्स, अखिलेश रंजन कार्यदल, अखिलेश रंजन कार्यदल बनाया गया है। अखिलेश रंजन कार्यदल बनाया गया है, जो विच इस्टेब्लिश नवंबर 2017, जिसकी स्थापना नवंबर 2017 में की गई है, एंड विच प्रोवाइडेड रिकमेंडेशन रिपोर्ट इन अगस्त 2019। लगभग 20 अगस्त 2019 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और इसकी जो मेजर रिकमेंडेशंस हैं वो क्या हैं? क्या डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो सबसे बड़ा टैक्स था वो कॉरपोरेट टैक्स था, जिसे 30% से भारत सरकार ने पहले ही 25% कर दिया है, डिक्रीज अप टू 5% फॉर कॉरपोरेट। और 99.3% कंपनीज कॉरपोरेट टैक्स पे कर रही हैं, 0.7% को भी इसमें लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कॉरपोरेट टैक्स भी जारी रहेगा, जो कितना होगा 25%। अगली रिकमेंडेशन ये है कि भारत सरकार एक टैक्स लेती थी ऐसी कंपनियों से 1997-98 से, क्या मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैधानिक कर, कि अगर कोई कंपनी जीरो टैक्स पेइंग बनी हुई है या अलग अलग प्रकार से कर बचा रही है, तो उसकी समस्त आय के ऊपर एक कर लगा दिया गया, जो 18.5% चल रहा था, जिसे डायरेक्ट टैक्स कोड में ख़त्म करने की बात कही गई है। सो मैट विल बी वानिश्ड, और समाप्त होगा डायरेक्ट टैक्स कोड के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। मे बी 2021 में ये इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएंगे। तो मैट समाप्त करने की सिफारिश की है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। अगली सिफारिश ये की गई है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कि डिविडेंड करती हैं कंपनी डिस्ट्रीब्यूट, तो इस टैक्स को भी समाप्त करने की बात की गई है। यानी जो लाभांश वितरण कर है उसे भी सरकार समाप्त करेगी। रिफॉर्म इन टैक्स स्लैब, जो टैक्स स्लैब हैं उसमें मिडिल वर्ग यानी जो हमारा मिडिल क्लास है उसे लाभ देने के लिए टैक्स स्लैब को भी हम क्या करेंगे, रीडिफाइन, जब से ये इम्प्लीमेंट होगा। अगला काम क्या किया, सबसे मेन इसका ऑब्जेक्टिव है भारत के सबसे मेन डायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म करना, यानी रिवाइड एंड रिफॉर्म द IT एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके तहत टैक्स GDP रेशियो मेंटेन करना, डायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को बढ़ाना, जो फिलहाल इनडायरेक्ट टैक्स से कम है, टैक्स रेट यानी टैक्स की दर क्या हो, कर की दर क्या हो, इसे बढ़ाना, कर की दर को करना समायोजित,
यानी इसे ऐसी करना जो मिडिल वर्ग और सब के लिए समान, या इस प्रकार से हो कि कर दर बढ़े तो एक सिमरक दर बढ़े, उसके बाद क्या हो जाए इजी। यानी कर दर को, कर की रेट घटे बट आधार बढ़े, यानी डिक्रीज द रेट बट इंक्रीज द बेस, ताकि मैक्सिमम लोग टैक्स स्लैब में आ सके। फिलहाल 7 करोड़ लोग टैक्स देते हैं देश के अंदर, ये संख्या बढ़ के लगभग 50 या 40 करोड़ तक पहुंच जाए आने वाले 10 से 20 वर्षों के अंदर। तो ये टैक्स रेट और टैक्स स्लैब को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रयास ये है टैक्स इन्वेजन को रोकना, वाया हवाला, वाया ब्लैक मनी, यानी कर की चोरी को रोका जाए ताकि रेवेन्यू लॉस कम से कम हो और ब्लैक मनी और पैरेलल इकोनॉमी को ख़त्म किया जाए। अगला एक मेन बॉडी जो आज भी काम कर रही है वो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, यानी केंद्रीय बोर्ड है प्रत्यक्ष करों का, जिसे इस रिफॉर्म के तहत अकाउंटेबल बनाया जाएगा सभी टैक्स पेयर्स के लिए। जो करदाता हैं उनके लिए सीबीडीटी क्या होगा, एक प्रकार की अकाउंटेबल बॉडी। इसके बाद अब कर का मूल्यांकन कैसे करें, इसके लिए आज जो टैक्स टेररिज्म देखने को मिलता है, यानी अधिकारियों के माध्यम से मनमाना टैक्स असेसमेंट या छापा या एक्सेट्रा और सामाजिक हानि या इत्यादि, तो उसे ख़त्म करने के लिए 2 बड़े प्रयास किए जाएंगे इस सिफारिश के अंतर्गत। एक तो ई असेसमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट किया जाए, और दूसरा फेसलेस असेसमेंट, यानी व्यक्ति का चेहरा देखे बिना असेसमेंट हो और सबके लिए समान हो, यानी कर मूल्यांकन में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को लाया जाए और फेसलेस क्या हो, असेसमेंट। कर विवाद कम से कम हो, ये रिकमेंडेशन दी है ताकि जो जुडिशरी है भारत की उसके ऊपर पड़ने वाले दबाव को कम से कम किया जाए। भारत की जुडिशरी में 2 करोड़ केस ऑलरेडी पेंडिंग हैं और ये अगले 200 वर्ष में समाप्त होंगे अगर भारत सरकार इसी गति से जुडिशरी को चलाती रही। यानी जुडिशल रिफॉर्म होना जरूरी है और उनमें से वो दबाव खत्म करना जरूरी है जो टैक्स डिस्प्यूट के कारण से बन रहा है। तो टैक्स डिस्प्यूट समाप्त करना, टैक्स एग्जेम्पशन, कर में छूट प्रणाली को स्पष्ट करना, यानी अब छूट अलग अलग नाम से मिलती है जो माध्यम बनती है टैक्स चोरी, टैक्स इन्वेजन का, इसमें स्पष्टता लाना टैक्स इन्वेजन में, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना वाया डिजिटल इंडिया एटसेट्रा, मोबाइल टैक्स पेइंग एटसेट्रा। यानी जो मेजर रिकमेंडेशन से मैट को समाप्त करना, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को, डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को समाप्त करना, रिफॉर्म इन टैक्स स्लैब्स, टैक्स इन्वेजन को रोकना, टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाना, इंक्रीज टैक्स जीडीपी रेशियो, डिक्रीज या समाप्त करना टैक्स इन्वेजन को, टैक्स रेट को करना है बैलेंस, अकाउंटेबल बॉडी सीबीडीटी, टैक्स असेसमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ई असेसमेंट एंड फेसलेस असेसमेंट, टैक्स डिस्प्यूट को डिक्रीज या समाप्त करना, एग्जेम्पशन को क्लेरिफाई करना और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना। ये अखिलेश रंजन टास्क फोर्स की मेजर सिफारिशें हैं, जिसके बाद आने वाली है देश में टैक्स रिफॉर्म इन डायरेक्ट टैक्सेस। कौन? डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड। ऐसे ही अप्रत्यक्ष कर के लिए जीएसटी है, हमने अभी बात की। तो अब जीएसटी, इसके बारे में कुछ छोटी छोटी और चीज़ें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चूँकि ये 3 साल से सुर्खियों में है तो इस बार डीटीसी ज़्यादा संभावित है इसकी अपेक्षा, लेकिन बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं आगे। हमने अब तक पढ़ा कि भारत सरकार क्या रिफॉर्म करने जा रही है डायरेक्ट टैक्सेस में, और डायरेक्ट टैक्स कोड और अखिलेश रंजन टास्क फोर्स की मेजर रिकमेंडेशंस को हमने देखा। इन सब के नोट्स भी आप एक ग्रुप में पहुंच जाएंगे इन बोथ मीडियम्स, और पूरे टैक्स सिस्टम और पूरे पब्लिक फाइनेंस, सबका नाम क्या है कंप्लीटली, पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त, इन सब के कंप्लीट 2 से 3 टेस्ट भी पहुंच जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर्स का अलग से टेस्ट, और एक टेस्ट किसका, इस पूरे सिस्टम का कंसेप्चुअली। तो अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो भारत सरकार 2017 में ही ये रिफॉर्म कर चुकी है, सिंप्लीफाइड एंड यूनिफाइड द इनडायरेक्ट टैक्सेस टू कन्वर्ट होल इंडिया इनटू ए कॉमन मार्केट, अर्थात सभी अप्रत्यक्ष करों को 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर केंद्र व राज्यों के समाप्त कर दिए गए हैं और उनके स्थान पर बिल्कुल सरलीकृत
और एकीकृत, यूनिफाइड, सबको मिलाकर एक, सिंप्लीफाइड, बिल्कुल सिंपल वे में पूरे भारत को एक कॉमन मार्केट बनाने के लिए, अर्थात जिस प्रोडक्ट पे जो टैक्स किसी और राज्य में है उसी प्रोडक्ट पे वो टैक्स किसी अन्य राज्य में भी होगा, यानी टैक्स दरों में समानता होगी पूरे भारत में। और क्या, एक राष्ट्र एक कर, कि पूरे देश में एक कर होगा और पूरे सेंटर स्टेट हर जगह कर फॉलो होंगे। और इसके लिए भारत के संविधान में 101वां संविधान संशोधन कर दिया गया है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016, जिसके अंतर्गत भारत के संविधान में आर्टिकल 366 के अंतर्गत 12A सेक्शन जोड़ा गया है, जिससे भारत को टैक्स रिफॉर्म करने की पावर्स मिली हैं इन टर्म्स ऑफ जीएसटी। आर्टिकल 366 12A जोड़ा गया है संविधान में अमेंडमेंट करके 101। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है जो पीक बॉडी है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की, जिसे हेड करते हैं, मेंबर हैं, हेड करने वाली बॉडी है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, और राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं या यूटीज केंद्र सहित प्रदेशों के वित्त मंत्री हैं वो बनाए गए हैं इसके सदस्य। अब यहाँ जो निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय होंगे डिसीजंस 3/4 ऑफ द मेजोरिटी, यानी 75% लोग निर्णय लेंगे, एटलीस्ट 3/4 ऑफ द मेजोरिटी। इसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा किसी चीज़ पे जीएसटी घटाना हो, बढ़ाना हो इत्यादि। और इसके अंदर जो वोट शेयरिंग होगी, सेंटर की जो वैल्यू है वोट की वो 1/3 है और स्टेट एंड यूटीज़ की 2/3 है। तो ये एक बॉडी है जिसे सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं और स्टेट के जो वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और 3/4 डिसीजन लेते हैं। सेंटर 1/3 वैल्यू ऑफ वोट्स एंड स्टेट एंड यूटीज 2/3 वैल्यूज। अब इसके अंतर्गत आर्टिकल 279A1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया है, विच गिव्स द पावर फॉर जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल के लिए शक्तियाँ प्रदान करता है। इट हैज़ ओन सेक्रेटरिएट, इसका खुद का सचिवालय है जो पूरे भारत में इसको मैनेज करता है। सेक्रेटरिएट, डे पर डे सिस्टम, कलेक्शन एटसेट्रा, ऑल डाटाज एंड डिसीजंस। इट बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसकी स्ट्रक्चर सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है, अर्थात केंद्र व राज्यों को दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं और दोनों समान रूप से हर विषय पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। रिकमेंडेशन फॉर कंपनसेशन ऑफ स्टेट्स, इसका एक अन्य मुख्य काम ये है, इसके डिस्प्यूट इम्प्लीमेंट होने से पहले मेन यही था कि राज्य ये मांग कर रहे थे कि जीएसटी लागू होने के बाद हमारे टैक्स कलेक्शन में जो कमी आएगी उसकी पूर्ति भारत सरकार करेगी अप टू 5 ईयर्स, और वो रकम भी 50,000 करोड़ रुपए उस समय रखी गई थी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पे। तो वो कितना कितना एलोकेशन होगा और कब कब होगा उसकी रिकमेंडेशंस राज्यों की टैक्स कलेक्शन में होने वाली हानि या जो टैक्स लॉस होने वाले हैं आफ्टर जीएसटी वो पूर्ति कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के आधार पर। रिकमेंडेशन फॉर कंपेंसेशन टू द स्टेट एंड यूटीज। कुछ चीज़ों को इससे बाहर रखा गया है। जीएसटी के तहत जो मेजर रेट्स हैं 5, 12, 18 और 28, जीएसटी के 4 स्लैब्स हैं और इसेंशियल कमोडिटीज आवश्यक वस्तुओं को बहुत कम दाम पे या इससे बाहर रखा गया है जिन पे 0% जीएसटी पे लगाई गई है। लग्जरी गुड्स पे मैक्सिमम जीएसटी लगाई गई है या हार्मफुल एक्टिविटीज़ जैसे सिगरेट्स एटसेट्रा पे ये ड्यूटीज़ 28% तक भी लगाई गई है। और कुछ चीज़ें स्पेशली लीकर शराब को, इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, डीजल, हाई स्पीड डीजल, इन सबको इससे बाहर रखा गया है। क्योंकि हमने अभी बात की कि उनके ऊपर सरकार 53% तक टैक्सेस लेती है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं और उनसे 1.25 लाख करोड़ से अधिक की रकम इकट्ठी करती है। तो लीकर को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, हाई स्पीड डीजल को, एटीएफ को इससे बाहर रखा गया है ताकि स्टेट की रेवेन्यू जनरेशन में
रेवेन्यू जनरेशन में बहुत बड़ा योगदान है शराब बिक्री का। कोविड-19 में एक दिन के अंदर दिल्ली में 300 करोड़ की शराब बिक गई और लाइन 3 किलोमीटर लंबी लगी। ये दिखाता है क्या कि बहुत बड़ा योगदान है लीकर का और पेट्रोलियम का स्टेट रेवेन्यू के अंदर। तो वो लॉस ना हो, वो जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। इन फ्यूचर कभी आएंगे तो उसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो जीएसटी में रिफॉर्म कर दिया गया है। क्या सभी अप्रत्यक्ष कर उसमें यूनिफाइड कर दिए गए हैं 17 प्रकार के, एक देश एक टैक्स। इसे करके अमेंडमेंट आर्टिकल 366 में 12A जोड़ा गया है और जीएसटी काउंसिल लगातार मीटिंग करती है और प्रोडक्ट की लिस्ट को अप एंड डाउन करती रहती है एज पर डिमांड एटसेट्रा। अब चलते हैं आगे। जीएसटी लागू होने से अब देखते हैं इससे आगे कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हुई 1 जुलाई से। सिंप्लीफाइड यूनिफाइड कर दिए सभी इंडायरेक्ट टैक्स 17 प्रकार के। कॉमन मार्केट पूरी कंट्री को बना दिया। 1 नेशन 1 टैक्स से अमेंडमेंट 101 हुआ है जिससे आर्टिकल 366 12 जोड़ा गया है। जीएसटी काउंसिल बना दी गई है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब कुछ बेसिक बातें हैं। जीएसटी के अंदर एक लिमिट रखी गई है जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें निकालने के लिए, उसे थ्रेशहोल्ड लिमिट कहते हैं। थ्रेशहोल्ड लिमिट एक ही सीमा बना दी गई है कि जो विशेष श्रेणी राज्य हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे उत्तराखंड है, तो 20 लाख एनुअल व्यापार जो करते हैं 20 लाख वाले कारोबारी, उन्हें इससे बाहर रखा गया है। ठीक, और 10 लाख जो सामान्य राज्य हैं वहाँ 10 लाख रुपए तक के व्यापारियों को इससे बाहर रखा गया है जो जीएसटी में शामिल नहीं होते। अब इसके साथ ही 1.5 करोड़ एनुअल, जिनका व्यापार 1.5 करोड़ वार्षिक हैं, उन्हें राज्य सरकार गवर्न करेगी, अर्थात उनकी जीएसटी का अमाउंट राज्य सरकार के अंडर में होगा। और 1.5 करोड़ से अधिक एनुअल आय वाले, वार्षिक आय वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें गवर्न या प्रशासित करेगी, अर्थात उनके मैटर कहाँ जाएंगे, केंद्र सरकार के पास। कंपोजिशन स्कीम, अर्थात ये किसी व्यापारी को डिक्लेयर करना होगा कि वो किस लिमिट में आता है, और यदि वो इस कंपोजिशन स्कीम को डिक्लेयर करता है तो उसे हर 3 माह के ऊपर जीएसटी फाइल करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू अपने टैक्सेस कलेक्शन के आधार पर। छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम लाई गई है ताकि उन्हें टैक्स लगातार भरने, हर माह भरने, इसमें छुटकारा मिले और वो अपने व्यापार पर अधिक ध्यान लगा सकें। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, इसके लिए डीटीसी और इनके लिए जीएसटी, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में कोई डाउट होगा तो ग्रुप में शेयर करेंगे। अब चलते हैं आगे लास्ट पॉइंट की ओर। अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की ओर। इन तीनों ही टॉपिक को हम कंबाइंडली जानते हैं पब्लिक फाइनेंस के रूप में, यानी बजट, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म, ऑल दीज आर नोन एज पब्लिक फाइनेंस। इन तीनों को हम लोक वित्त भी कहते हैं। अब लोक वित्त या इस फाइनेंस को राज्य व केंद्र में बंटवाने का जो कार्य मेन करता है वो करता है फाइनेंस कमीशन। अर्थात फाइनेंस कमीशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 इट इस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग बनाया जाता है आर्टिकल 280 के तहत, जिसका मुख्य कार्य होता है नंबर 1, सेंटर और स्टेट एंड यूटीज के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की सिफारिश करना कि कितना कर जो सरकार ने इकट्ठा किया है वो राज्य या यूटीज को बांट दिया जाए और कितना सेंटर के पास रखा जाए। ठीक, सेकंड रिकमेंडेशन इसकी ये होती है कि सेंटर वॉलेंट्री ग्रांट प्रदान करता है स्टेट्स एंड यूटीज को, केंद्र राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को स्वैच्छिक अनुदान देता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 275, अनुच्छेद 275 के तहत जो स्वैच्छिक अनुदान मिलते हैं उनकी सिफारिश भी वित्त आयोग करता है। और ये कहाँ से होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि से। इसके अलावा स्थानीय निकायों की जो वित्तीय अवस्था है, जो लोकल बॉडीज हैं, शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण स्थानीय निकाय, पंचायतें, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतें इत्यादि, इनकी सिफारिश और इनके वित्त की सिफारिश भी कौन करता है, स्थानीय निकायों के वित्त के लिए वित्त आयोग अर्थात फाइनेंस कमीशन।
और इसके अलावा अन्य काम है राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया कोई कार्य अथवा निर्देश। यदि वो किसी चीज़ में रिकमेंडेशन कहता है या कोई स्पेशल काम देता है तो गठन होता है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। इस्टेब्लिश आर्टिकल 280 बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेन काम है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में। दूसरा काम जितने वॉलेंट्री गारंटी स्टेट ड्यूटीज़ को उनके रिकमेंडेशन देना, लोकल बॉडीज़ के लिए फाइनेंस की रिकमेंडेशन देना और राष्ट्रपति के निर्देशानुसार कार्य करना। अब भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश इन 1951 बाय केसी नियोगी चेयरमैनशिप, अर्थात केसी नियोगी की अध्यक्षता में भारत का पहला वित्त आयोग बना। 14वां 2015 से 20 के लिए नेक्स्ट 5 ईयर के लिए डॉक्टर वाई रेड्डी की अध्यक्षता के अंदर बना, जिसकी रिकमेंडेशन थी कि सेंटर प्रोवाइड 42% टैक्स टू स्टेट एंड यूटीज, कि केंद्र सरकार इन 5 वर्षों में राज्यों को कुल इकट्ठा हुआ कर का 42% देगी, 42%। जो 15th फाइनेंस कमीशन है ये बना था 2020 से 25 के लिए, लेकिन जैसे इसकी रिपोर्ट लोकसभा में रखी गई तो उसी समय 2 नए राज्य बने। कौन? जो यूटीज बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसने अपनी केवल अंतरिम सिफारिशें अभी दी हैं, एंट्रीम रिकमेंडेशंस। इसकी कंप्लीट रिकमेंडेशंस आएंगी अक्टूबर 2020 में। अभी रिकमेंडेशन केवल 1 वर्ष के लिए दी हैं 2020-21 के लिए। और जो 42% का रिकमेंडेशन था 14वें वित्त आयोग का, इस 20-21 में अंतरिम सिफारिशों में इन एंट्रीम रिकमेंडेशंस इसे 1% कम कर दिया गया है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यूटीज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इट डिक्रीज अप टू 0.85% और मोर, अर्थात केवल 1 वर्ष के लिए सिफारिशें आई हैं जो 42% से 1% कम करने के लिए कहा गया है जो टैक्स कलेक्शन है। क्लियर? अब जो अब तक की एंट्रीम रिकमेंडेशंस हैं उसमें जो इसके मेन बेस हैं जिसके आधार पर रिकमेंडेशंस आएंगी उनमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है 14वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग में, 14th फाइनेंस कमीशन टू 15th फाइनेंस कमीशन। तो किस आधारों पे क्या होता है रिकमेंडेशन और कैसे होता है फिर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन? तो क्या पहला आधार है आय अंतर। तो इनकम गैप या इनकम डिफरेंस प्रत्युक्त आय को इसमें देखते हैं, राजकोषीय चीज़ों को देखते हैं इसके अंतर्गत। तो पहले से कितना वेटेज था, इसका भार था 50%, अर्थात अब कितना कर दिया गया है 45%। अब इसके तहत अगली रिकमेंडेशन किस आधार पर मिलेगी? ऑन बिहाफ ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन 2 प्रकार से कर दी गई है। इसी बात का विरोध कर रहे हैं कौन? जो साउथ के राज्य हैं, साउथ के राज्य इसी बिहाफ का विरोध कर रहे हैं कि हमें भार कम मिलेगा और उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों को अधिक भार मिलेगा। हमारा अच्छा परफॉर्मेंस भी हमारी आय कम कर देगा सेंट्रल के टैक्सेज में, जिसका विरोध कर रहे हैं। मे भी उसका निवारण आने वाले टाइम में हो जाए। तो रिकमेंडेशन ये है कि 1971 की जो रिकमेंडेशन थी जनसंख्या की, उसके आधार पर 17.5% था और 11 वाली का 10%। तो इसे कंबाइंडली कितना कर दिया गया है 15%। अर्थात 15वां वित्त आयोग जब टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो किस राज्य को कितना टैक्स मिलेगा उसमें जनसंख्या वाला मानक भी होगा। कितना मानक है वो? 15% वेटेज। ठीक। क्षेत्रफल कितना उसका एरिया है, तो 15% उसके एरिया और उसके रखरखाव या उसके फंड्स अकॉर्डिंग टू एरिया कितने हैं 15% जो समान रखे गए हैं। अर्थात क्षेत्रफल के आधार पे जो एलोकेशन होगा उसकी वेटेज कितनी है 15%। अधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों को अधिक लाभ होगा और कम वालों को कम होगा। वन क्षेत्रफल और पारिस्थितिकी यानी फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम, इसे जो वेटेज दिया गया है वो 7.5% था 14वें वित्त आयोग में, जिससे बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। यानी जो ग्रीन इंडिया मिशन है और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हैं उससे निपटने के लिए राज्यों को अपना फॉरेस्ट कवर और इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए अधिक फंड्स प्रोवाइड करेगा 15th फाइनेंस कमीशन। इसमें उत्तराखंड के लिए फ़ायदे की बात है। हम मांग रहे थे क्या, यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा फॉरेस्ट कवर है और हम इसके लिए भारत सरकार से मांग कर रहे थे अधिक रेवेन्यू की, ताकि हम इसे बना के भी रख सकें और ये हमारी आय का जरिया भी बने। और इसके लिए भारत सरकार और संपूर्ण राज्यों को क्या 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगा।
अपना फॉरेस्ट कवर मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि भारत सरकार ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड पे साइन कर दिया है जो 2020 से इम्प्लीमेंट हो चुका है, और हमें बहुत तेज़ी के साथ में अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाना पड़ेगा और जो अपना कार्बन इमिशन है उसे कम करना पड़ेगा, इसीलिए एलोकेशन बढ़ाया गया है। दो चीज़ों का पहले जिक्र नहीं था जो अब नई की गई है। एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कि जनसंख्या वहाँ की किस डेमोग्राफी में है और वो कैसा परफॉर्म कर रही है टेक्नोलॉजिकली, एजुकेशन एक्सेट्रा, उसे 12.5% का वेटेज दिया गया है ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड देश के काम आ सके और सरकार उस फंड का इस्तेमाल युवाओं के विकास, रोजगार आदि के लिए कर सके। अगला नया सामान जोड़ा गया है टैक्स एफर्ट्स कि सरकार जो टैक्स एफर्ट कर रही है, क्या बहुत बड़ी मात्रा में सरकार टैक्स लेती है और इन्वेस्टमेंट करती है। अब इन सब के चक्कर में होते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो अगर कोई भी फिस्कल रोड मैप का पालन करती हो तो उसका जो टैक्स प्रयास या टैक्स एफर्ट्स है उसके अनुसार भी उसे 2.5% की इक्विटी दी जाएगी। तो इस आधारों पे होगा फाइनेंस कमीशन की आने वाले रिकमेंडेशंस जो अभी केवल 1 साल के लिए हैं और इसके बाद 5 वर्ष के लिए आएंगी। कब तक? अक्टूबर 2020 तक। बस इस 1 साल के लिए 42% जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन था उसे घटाकर कितना कर दिया गया है? 41%। अगर भारत सरकार 100 रुपये इकट्ठे करती है तो 14वें वित्त आयोग के अनुसार इसका 42% कहाँ जाएगा? राज्यों को। अब इस 2020-21 में इसे 1% कम कर दिया गया है क्योंकि 2 नए यूटी बने हैं, यूनियन टेरिटोरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इसकी वास्तविक रिकमेंडेशन बड़े स्तर पे हर क्षेत्र के लिए आने वाली है अक्टूबर 2020 तक। जैसे आएगी तब देखेंगे। ये टॉपिक हमारा आज पहला ख़त्म हुआ, लगभग 3 से 4 पार्ट में इन सब के क्वेश्चंस और बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और कोई डाउट आपका रह जाए तो मेरे पास मेरे नंबर लगातार चल रहे हैं, आप कभी कॉल कर सकते हैं। ग्रुप में क्वेश्चंस और मैटर्स, इन दोनों का लिखित मैटर्स भी आपको मैं ग्रुप में डाल दूँगा, दोनों मीडियम के अंदर। कोई डाउट हो मैं उपलब्ध हूँ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और बहुत सारा प्यार। इस लॉकडाउन में जितना टाइम का सदुपयोग हो जाए वो कीजिएगा। आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एटसेट्रा टॉपिक्स। एक टॉपिक बचा हुआ है इकोनॉमी का, इकोनॉमी पूरी खत्म हो जाएगी। कोई डाउट होगा तो मैं आपको दूंगा बाकायदा उसका सॉल्यूशंस और इसके पूरे टेस्ट एंड मैटर्स। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगली वीडियो में।